हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज़ एजे यादव फ्राम MPI से रुधौली बस्ती। हम आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा वीडियो 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनके प्रोज से लेसन 3 होम कमिंग का दूसरा पार्ट। आज इस पार्ट में हम इस पार्ट को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। अब तक इस भाग में हमने पढ़ा है, पहले भाग में यानी पहले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था फटीक चक्रवर्ती, जो अपने छोटे भाई माखन के साथ बड़ी दुष्टता से पेश आता था। एक बार उसके मामा जी आए और उसे अपने घर ले जाने का प्रस्ताव रखे थे और फटीक की माता भी इस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी। अब फटीक की तैयारी बन चुकी थी अपने मामा के यहाँ जाने की, और घर से अपने मामा के यहाँ जाते समय उसने अपने प्रिय वस्तुओं को अपने छोटे भाई माखन को सौंप दिया था। आपने अंतिम लाइन यही पढ़ा था कि उसने विदाई के समय अपने भाई के प्रति काफ़ी दयावान हो गया था और उसका प्रेम बहुत ज़्यादा उमड़ रहा था। हमको यहाँ से पढ़ना बच्चों, ये जो अंतिम पैराग्राफ आपको दिख रहा है नीचे, व्हेन दे रीच्ड कलकत्ता, जब ये लोग कलकत्ता पहुँच गए, फटीक मेड द अक्वाइंटेंस ऑफ हिज ऑन्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फटीक ने, अक्वाइंटेंस माने परिचय होता है, अपने मामी से पहली बार अपने परिचय कराया या उसका परिचय अपने मामी से पहली बार हुआ। शी वाज बाई नो मीन्स प्लीज्ड विथ द अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली। उसकी मामी यानी सी वाज नो मीन्स प्लीज्ड, उसकी मामी बिल्कुल भी खुश नहीं थी एक अनावश्यक बोझ, एड माने जोड़ होता है, एडिशन माने जोड़ होता है, अपने परिवार पर एक अनावश्यक जोड़ के साथ उसकी मामी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। शी फाउंड हर ओन 3 बॉयज क्वाइट इनफ, वह अपने 3 बच्चों को खुद ही पर्याप्त पाती थी। मैनेज विदाउट टेकिंग एनीवन एल्स, वो अपने 3 बच्चों को खुद व्यवस्थित करने में कठिनाई महसूस करती थी, किसी और की बातें छोड़ दो। एंड टू ब्रिंग ए विलेज लाइड ऑफ 14 इन देयर मिड्स, और उनके बीच में एक 14 साल का गांव के लड़के को लाना वाज ट्रिबली अपसेटिंग, वास्तव में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला मामला था, बहुत परेशान करने वाला मामला था। दिसंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रेशन, दिसंबर को कम से कम 2 बार तो सोचना ही चाहिए था, इस प्रकार का असंगत काम करने के लिए उसे कम से कम 2 बार जरूर सोचना चाहिए था। यानी दिसंबर फटीक को अपने घर ला करके एक गलत फैसला कर लिया है। अब आगे क्या होता है, इसका स्वागत होता है या दुत्कार मिलती है अपने मामा की, हम अगले पैराग्राफ में देखते हैं। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, मानवीय मामलों के इस संसार में, देयर इज नो वर्स नाइसेंस देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14, एक 14 साल के बालक की अपेक्षा इससे ज़्यादा कोई खराब बाधा वाला काम नहीं होता है। ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल, एक 14 साल का बालक ना तो आकर्षक होता है, ऑर्नामेंटल, वह ना तो अलंकारिक होता है, ना यूजफुल, ना ही उपयोगी होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन ए लिटिल बॉय, उसके ऊपर प्रेम की बौछार करना भी असंभव है। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे के ऊपर प्रेम की बौछार किया जाता है, ऐसा भी नहीं किया जा सकता 14 साल के बच्चे पर। एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वो हमेशा रास्ते में भी आ जाता है, और हमेशा रास्ते में भी आ जाता है। इफ़ ही टॉक्स विथ द चाइल्डिश लिस्प, अगर वह तोतली भाषा में बातें करता है, ही इज कॉल्ड ए बेबी, तो उसे बच्चा कहा जाता है। एंड इफ़ ही आंसर्स इन ग्रोन अप वेज, और अगर वह बुजुर्गों की तरह जवाब देता है, ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, तो उसको ढीठ कहा जाता है। इम्पर्टिनेंट उसको दुष्ट कहा जाएगा, ढीठ कहा जाएगा। इनफैक्ट वास्तव में एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिसेंटेड, वास्तव में उसके पास से कोई भी बात नाराज़गी प्रदान करने वाली होती है। यानी 14 साल के बच्चे के बारे में बता रहे हैं लेखक आर.एन. टैगोर साहब कि वह किसी भी प्रकार से ना तो उपयोगी होता है, ना तो लाभदायक होता है, ना ही प्रेम करने लायक होता है। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोविंग एज, और तब वह एक बदसूरत और बढ़ती हुई उम्र में भी था। 14 साल की उम्र में बच्चों का विकास बड़ी तीव्र गति से होता है।
ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ्स विथ इनडिसेंडेंट हेस्ट, वह असंगत यानी बदसूरत जल्दबाजी में अपने कपड़ों से बाहर की तरफ बढ़ता हुआ निकल रहा था, अर्थात उसकी लंबाई चौड़ाई इस तरह से बढ़ रही थी जल्दी जल्दी कि ऐसा लगता था कपड़े छोटे पड़ जा रहे हैं। हिज वॉइस ग्रो होर्स एंड ब्रेक्स एंड क्विवर, उसकी आवाज़ थोड़ा सा कर्कश हो जा रही थी, थोड़ा सा उसमें कंपन भी दिखाई दे रहा था। हिज फेस ग्रो सडनली एंगुलर एंड अनसाइटी, उसका चेहरा अचानक एंगुलर और अनसाइटी, अनसाइटी माने बदसूरत और एंगुलर माने भी जो प्रिय ना लगे, यानी अप्रिय और बदसूरत हो चला था। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग ऑफ ईयरली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बचपन के गलतियों को क्षमा करना असंभव आसान होता है, बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनएवॉइडेबल लैप्स इन ए बॉय ऑफ 14, लेकिन एक 14 साल के बच्चे में अटल गलतियों को सहना बड़ा कठिन काम होता है। इनअवॉइडेबल, जिसको टाला ना जा सके, अटल लैस पोने गलतियाँ कह लीजिए। एक 14 साल के बच्चे में अटल गलतियों को सहन करना बड़ा कठिन काम होता है। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुल्ली सेल्फ कॉन्शियस, बच्चा स्वयं बहुत ही कष्ट के साथ सतर्क हो गया या हो जाता है। व्हेन ही टॉक्स विथ एल्डरली पीपल, जब वह बुजुर्ग लोगों के साथ बातें करता है, बड़े लोगों के साथ बातें करता है, ही इज़ आइदर अंडली फॉरवर्ड, तो उसको या तो बड़ी निरस्ता से आगे कर दिया जाता है, और इल्स सो अंडलिसाई, वह इतना ज़्यादा शर्मीला होता है कि ही अपीयर्स असेम्ड ऑफ हिज वेरी एग्जिस्टेंस, कि उसे अपने अस्तित्व पर शर्म आने लगती है। यानी इस पैराग्राफ में ये दिखाया गया कि 14 साल का बच्चा किसी भी प्रकार से ना तो उपयोगी होता है ना ही आकर्षक होता है, उसका शरीर बहुत तेज़ी से बढ़ता है और उसके कपड़े छोटे पड़ने लगते हैं, उसका चेहरा आकर्षक नहीं रह जाता है, उसमें बदसूरती आने लगती है और वह किसी भी कोण से खूबसूरत नहीं दिखाई देता है। और अगर वह छोटे बच्चों की तरह व्यवहार करे तो लोग उसको नापसंद करेंगे, यदि थोड़ा सा बड़प्पन करे तो भी लोग उसे नापसंद करेंगे। बड़ी क्रिटिकल पोजीशन होती है एक 14 साल के बच्चे के लिए, आखिर करे तो करे क्या वो। अब आइए देखिए, यट फिर भी, इट इज़ एट दिस वेरी एज, फिर भी यह एक ऐसी अवस्था होती है व्हेन हिज हार्ट ऑफ हर्ट्स ए यंग लाइड मोस्ट क्रेव फॉर रिकॉग्निशन एंड लव, फिर भी यह एक ऐसी अवस्था होती है जब उस बच्चे का हृदय को बहुत ज़्यादा चाहत होती है पहचान की और प्रेम की, प्रेम और पहचान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है इस उम्र में बच्चों को। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन, और वह किसी का भी स्वामी भक्त गुलाम बन जाता है। हु शोज हिम कंसिडरेटनेस, जो उसको जरा सा भी विचारशीलता प्रदान कर देता है, जो उसके ऊपर जरा सा भी ध्यान देता है, वह उस पर पूरी शिद्दत से मेहरबान हो जाता है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता है खुले रूप से उसको प्रेम करने की। फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस, और इसके लिए यह माना जाना चाहिए अत्यधिक उपेक्षा। एंड देयरफॉर बैड फॉर बॉय, और लड़कों के लिए अच्छा नहीं होता है। सो व्हाट विथ स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग, इस प्रकार डांट और फटकार के साथ ही बिकम्स वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग दैट हैज लॉस्ट हिज मास्टर, इस प्रकार डांट और फटकार के साथ वह बच्चा बन जाता है एक आवारा कुत्ते की तरह जो अपने मालिक से अलग हो गया हो। यानी 14 साल के बच्चे की परेशानियां दिखाई जा रही हैं। एक 14 साल का बच्चा इतना डांटा फटकारा जाता है कि अंत में वह एक गली के आवारा कुत्ते की तरह भटकता फिरता है, जैसे लगता हो अपने मालिक से अलग हो गया हो। फॉर ए बॉय ऑफ 14, एक 14 साल के बच्चे के लिए हिज ओन होम इज द ओनली पैराडाइज, उसका खुद का घर सबसे बड़ा स्वर्ग होता है। आर्यन टैगोर साहब ने बहुत सही बात कहा है, एक 14 साल के बच्चे के लिए उसका घर ही उसका सबसे बड़ा स्वर्ग होता है। टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस विथ स्ट्रेंज पीपल इज लिटिल सॉर्ट ऑफ टार्चर, एक अजनबी घर में अजनबी लोगों के साथ रहना एक प्रकार का थोड़ा सा प्रताड़ना होता है। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन, जब हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन, जब उसे महिलाओं के प्रेम भरे नज़र रूपी आशीर्वाद की
आवश्यकता होती है, ही एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और वह इनके द्वारा कभी भी इसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। चलिए अगले पैराग्राफ में हम देखते हैं, अंतिम पैराग्राफ इसका है। इट वॉज एंग्विश टू फटिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस। अपने मामी के घर में एक अनवेलकम गेस्ट, एक ऐसा मेहमान जिसका स्वागत ना हो रहा हो, ऐसा मेहमान बनने पर फटिक के लिए बड़ा कष्टकारी था। डिस्पाइज्ड बाय दिस एल्डरली वुमेन, इस बुजुर्ग महिला के द्वारा उसको घृणा किया जाता था। एंड स्लाइटेड, और उस पर तंज कसा जाता था, ताना कसा जाता था। ऑन एवरी ओकेजन, हर अवसर पर, जब भी उसके मामी को मौका मिलता था उसको डांटती थी, फटकारती थी, उससे घृणा करती थी, उस पर तंज कसती थी। इफ सी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, अगर वह उसे अपने लिए कोई भी काम करने को कह देती थी, ही वुड बी सो ओवरजॉयड, तो वह इतना ज़्यादा आनंदित हो जाता था कि ही वुड ओवर डू इट, कि वह इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में कर देता था। एंड देन, और तब सी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, और तब वह उसे कहती थी इतना ज़्यादा मूर्ख ना बनने के लिए, बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन्स, बल्कि अपने शिक्षाओं के साथ, अपने लेखों के साथ, अपने पाठों के साथ उसे तैयारी करने को कहती थी। अर्थात यह फटिक के ऊपर जब कभी उसकी मामी थोड़ा सा भी प्यार बरसा देती थी या कोई काम करने को कह देती थी तो इतना खुश हो जाता था कि उस काम को बहुत ज़्यादा मात्रा में कर देता था। और तब उसकी मामी कहती थी कि ज़्यादा मूर्ख मत बनो, जाकर के अपना पढ़ाई लिखाई करो। द क्रैम्ड एटमॉस्फियर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज आंट्स हाउस अप्रेस्ड फटिक सो मच। क्रैम्प्ड माने तंग, एटमॉस्फियर माने वातावरण। अपने मामी के घर में उपेक्षा का तंग वातावरण इतना फटिक को दुखी कर दिया, इतना प्रताड़ित कर दिया कि ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि वह मुश्किल से सांस ले सकता है। फिर से अपने मामी के, आंट माने मामी कहिए, अपने मामी के उपेक्षा के इस तंग वातावरण में फटिक इतना ज़्यादा आप्रेस माने दुखी हो गया कि उसने महसूस किया कि वह मुश्किल से सांस ले सकता है। ही वांटेड टू गो आउट इनटू द ओपन कंट्री, वह खुले क्षेत्र में जाना चाहता था। एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, और अपने फेफड़ों को भर लेना चाहता था और स्वतंत्र रूप से सांस लेना चाहता था। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन वहाँ बाहर जाने के लिए कोई खुला हुआ मैदान नहीं था, कोई खुला हुआ जगह नहीं था। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कलकत्ता हाउसेज एंड वॉल्स, चारों तरफ से कलकत्ता के घरों और दीवालों से वह जगह घिरी हुई थी। ही वुड ड्रीम नाइट अगेन, यानी चारों तरफ कलकत्ता के घरों और दीवारों से घिरा होने पर वह स्वप्न देखा करता था। नाइट आफ्टर नाइट, रात दर रात वह स्वप्न देखा करता था ऑफ हिज विलेज होम, अपने गांव के घर का। एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और वहां जाने की इच्छा करता रहता था। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मीडो, वह उस शानदार चारागाह को याद करता था। वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग, जहाँ वह पूरा दिन पतंग उड़ाया करता था। द ब्रॉड रिवर बैंक, वह चौड़ा नदी का तट याद करता था। वेयर ही वुड वांडर अबाउट द लिव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, जहाँ वह वुड वांडर टहला करता था अबाउट द लिव लॉन्ग डे, पूरा दिन प्रसन्नतापूर्वक गाते हुए, एंड शाउटिंग फॉर जॉय, और प्रसन्नता से चिल्लाते हुए पूरा दिन व्यतीत करता था। ऐसे नदी के तट को याद करता था। द नैरो ब्रुक, वह सकरा झरना भी वह याद करता था। वेयर ही कुड गो, जहाँ वह जाया करता था। एंड डाइव, और गोता लगाया करता था। एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक्ड, और जब चाहे तब तैरा करता था। ऐसे झरने की भी उसे याद आ रही थी। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय, उसने अपने लड़कों के झुंड के बारे में सोचा। बॉय कंपनी लिखा, अपने साथियों के समूह के बारे में सोचा। ओवर होम ही वॉज डिस्पर्ट, जिनका वह तानाशाह था,
जिनका वह राजा था, जिनका वह लीडर था, ऐसे अपने साथियों के बारे में सोचा। एंड एबव ऑल, और उन सबसे ज़्यादा द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज, अपने माता के, अपने अत्याचारी माता, टायरेंट मदर, अपने अत्याचारी माता के याददाश्त को, स्मृति को याद किया। हु हैड सच ए प्रिजुडिस अगेंस्ट हिम, जो उसके पास, जो उसके प्रति एक पक्षपात की भावना रखा करती थी। ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, और ये सारे विचार उसके साथ दिन रात लगे रहते थे। ए काइंड ऑफ फिजिकल लव, एक प्रकार का शारीरिक प्रेम, लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, जैसे पशुओं में पाया जाता है। लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज लव्ड, और उस जीव की उपस्थिति में, हु इज लव्ड, जिसको चाहा जाता है। एंड इनएक्सप्रेसेबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस, और अनुपस्थिति के दौरान अकथनीय निराशा झलकती है। ए साइलेंट क्राई फॉर द इनमोस्ट हर्ट ऑफ द मदर, माता के लिए अंतरात्मा से एक शांत रोने की आवाज़ उसके अंदर से निकलती थी। लाइक द लोविंग ऑफ ए कॉल्फ इन द ट्वाइलाइट, जैसे कोई सांझ के समय, शाम के समय कोई बछड़ा धीरे धीरे चिल्लाता है। दिस लव, या प्रेम, व्हिच वाज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, जो पशुओं में पूरी तरह से स्पष्ट होता है। एजिटेटेड द साई नर्वसली अनकात द अगली बॉय, इस शर्मीले, बेचैन, कमज़ोर, भद्दे और बदसूरत लड़के में इस प्रकार का प्रेम उमड़ा करता था। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, इसे कोई नहीं समझ सकता था। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूली, लेकिन यह बच्चा निरंतर रूप से इन चीज़ों का शिकार हो गया था। यानी इस पैराग्राफ में यह दिखाया गया कि फटिक को अपने गांव, अपने साथियों, अपने माता, वह नदी का तट जहाँ वो टहला करता था, वह झरना जहाँ वह गोता लगाया करता था, तैरा करता था, सब उसे याद आते हैं। और उसकी तुलना एक ऐसे बछड़े से की गई है जो अपने माता से अलग हो गया हो और उसकी अनुपस्थिति में वह चिल्ला रहा हो। उसी प्रकार का अकथनीय वेदना इस बच्चे के अंदर से इस पैराग्राफ में दिखाई दे रहा है। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द स्कूल देन फटिक। इस पैराग्राफ में देखिए, देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द स्कूल, होल स्कूल देन फटिक। फटिक की अपेक्षा पूरे स्कूल में कोई भी पिछड़ा बच्चा नहीं था। यानी कोई भी लड़का इतना पिछड़ा नहीं था पूरे स्कूल में जितना कि फटिक। ही गैप्ड एंड रिमेन्ड साइलेंट, हुआ है गैप्ड यानी मुंह खोल करके, रिमेन्ड साइलेंट और शांत होकर के खड़ा हो जाता था। व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन, जब शिक्षिका या शिक्षक उससे प्रश्न पूछते थे तो वह मुंह फैला करके शांत होकर के खड़ा हो जाता था। एंड लाइक एन ओवरलाइडन एज, और एक लदे हुए गधे की तरह पेशेंटली सफर्ड ऑल द ब्लोज, सारे मुक्कों को धैर्यपूर्वक सहन करता था। दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, जो उसके पीठ पर पड़ते थे। यानी शिक्षक जब उसे प्रश्न पूछते थे तो वह मुंह फैला करके खड़ा हो जाता था, शांत मुद्रा में खड़ा हो जाता था, और तब टीचर उसके पीठ पर दनादन मुक्के बरसाते थे और वह बेचारा बड़े धैर्य के साथ सह लेता था। व्हेन अदर बॉयज वेर आउट एट प्ले, और जब दूसरे बच्चे खेल के लिए बाहर जाते थे, ही स्टूड विस्टफुल्ली बाय द विंडो, तो वह खिड़की के बगल बड़े निराशापूर्वक खड़ा हो जाता था। एंड गेज्ड एज द रूफ ऑफ द डिस्टेंट हाउसेज, और दूर के घरों में छतों पर वह निहारता था। एंड इफ बाई चांस, और अगर संजोगवश, ही स्पाइड चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ एनी रूफ, किसी भी छत के खुले हुए भाग पर अगर बच्चों को खेलता हुआ वो देख लेता था, हिज हार्ट वुड एच विथ लॉन्गिंग, तो उसका दिल दुखने लगता था इच्छाओं के साथ। लॉन्गिंग माने इच्छा, एच माने दर्द होना। उसका दिल, उसका हृदय दुखने लगता था इच्छाओं के साथ, कामना के साथ। मैं भी जब अपने गांव में था तो मैं भी अपने गांव का हीरो हुआ करता था, मैं भी अपने साथियों का तानाशाह हुआ करता था। आज मैं किस संकट में फंस गया हूँ। वन डे ही समन्ड अप ऑल हिज करेज एंड आस्क्ड हिज अंकल, एक दिन उसने हिम्मत बटोरा। एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने
मामा से पूछा, अंकल मामा जी, व्हेन कैन आई गो होम, मैं घर कब जा सकता हूँ। यानी जब उसे सहते सहते नहीं बर्दाश्त हुआ तो वह मजबूर होकर के अपने मामा से पूछा, मामा मैं घर कब जा सकता हूँ। हिज अंकल आंसर्ड, तो उसके मामा ने जवाब दिया, वेट टिल द हॉलीडेज कम, इंतज़ार करो जब तक छुट्टियाँ आ नहीं जाती हैं तब तक प्रतीक्षा करो। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन छुट्टियाँ तो नवंबर के पहले नहीं आने वाली हैं। एंड देयर वॉज लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और अभी भी इंतज़ार करने में बहुत लंबा समय था। बच्चे के लिए एक दिन 100 घंटे के समान लग रहे थे। वन डे, एक दिन की बात है बच्चों, फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, फटिक ने अपना किताब खो दिया, अपना पाठ्य पुस्तक खो दिया। इवन विथ द हेल्प ऑफ बुक्स, किताबों की सहायता से भी, ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, अपने पाठों को पूरा करने में बड़ी कठिनाई उसे महसूस होती थी जब उसके पास किताबें होती थीं। यानी किताबों की सहायता से भी उसे अपने पाठ को पूरा करने में बहुत कठिनाई महसूस होती थी। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, अब तो असंभव था, अब तो असंभव था। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुल्ली, दिन प्रतिदिन शिक्षक उसको निर्दयतापूर्वक बेंत मारा करते थे। हिज कंडीशन बिकेम सो ऑब्जेक्टिवली माइजरेबल, उसकी दशा इतनी दयनीय हो गई कि इवन हिज कजिन्स वेर असेम्ड टू ओन हिम, यहाँ तक कि उसके चचेरे भाई जो मेरे भाई थे वो भी शर्माने लगे, टू ओन हिम, उसको अपनाने में, उसके चचेरे भाई उसको अपनाने में शर्म महसूस करने लगे। दे बिगैन टू जीर, वे मजाक उड़ाने लगे, एंड इंसल्ट हिम, और उसका अपमान करने लगे, मोर देन द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों से ज़्यादा वो खुद अपने इस मेरे भाई, फुफेरे भाई कह लीजिए, का मजाक उड़ाने लगे। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट, अंत में वह अपने मामी के पास गया। एंड टोल्ड हर दैट, और उनसे बताया कि ही हैड लास्ट हिज बुक, कि उसकी किताब गुम हो गई है, उसने अपनी किताब को खो दिया है। उसने अपने मामी को सूचना दिया। हिज आंट पर्स्ड हिज लिप्स, हर लिप्स, उसकी मामी ने अपने ओठों को दबाया, इन कंटेम्प्ट, बड़े घृणा के साथ, कंटेम्प्ट माने घृणा, उसकी मामी ने अपने ओठों को बड़ी घृणा के साथ दबाया। एंड सेड, और कहा, यू ग्रेट क्लमजी, तुम बड़े भद्दे व्यक्ति, कंट्री लाउड, देहात का गमार, हाउ कैन अफोर्ड विथ ऑल माई फैमिली टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times a month, मैं तुम्हें कैसे पूरे परिवार के साथ 1 महीने में 5 बार नई किताबें खरीद सकती हूँ। फिर से फटिक की मामी करे, हाउ कैन आई अफोर्ड, मैं कैसे तुमको उपलब्ध करा सकती हूँ, विथ ऑल माई फैमिली, अपने पूरे परिवार के साथ, टू बाई न्यू बुक, तुम्हें नई किताब खरीदने के लिए 5 times a month, 1 महीने में 5 बार, तुम 1 महीने में 5 बार किताब गायब करोगे तो मैं पूरे परिवार का भरण पोषण करते हुए मैं तुम्हें कैसे 5 बार हर महीने में किताब उपलब्ध कराऊंगी। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, उस रात अपने स्कूल से घर की तरफ वापसी के समय रास्ते में, फटिक हैड ए बैड हेडेक विथ ए फिट ऑफ शिवरिंग, फटिक को एक भयंकर सिरदर्द हुआ कंपकपी के साथ, फिट ऑफ शिवरिंग मैंने कंपकपी के साथ उसको भयंकर सिरदर्द हुआ। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया फीवर, उसने महसूस किया कि उसे मलेरिया बुखार का आक्रमण होने जा रहा है, उस पर मलेरिया बुखार चढ़ने वाला है। हिज वन ग्रेट फियर वाज, उसका सबसे बड़ा डर था कि ही वुड बी ए नाइसेंस टू हिज आंट, कि वह अपने मामी के ऊपर एक बहुत बड़ी बाधा बनेगा। उसको बड़ी चिंता थी कि अब करे क्या, कैसे बतावे अपने मामी को। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, फटिक वाज नो वेयर टू बी सीन, फटिक को कहीं भी नहीं देखा गया, यानी अगली सुबह फटिक कहीं दिखाई नहीं दिया। ऑल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल, पास पड़ोस के सारे तलाश बेकार हो गए। द रेन हैड बीन पोरिंग इन टोरेंट्स ऑल नाइट, पूरी रात मूसलाधार बारिश होती रही। एंड दोज, और वे लोग हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय, जो बच्चे की खोज में गए थे, गाट ड्रेंच्ड थ्रू द स्किन,
वह पूरी तरह से गीले हो गए थे, पूरी तरह से भीग गए थे। एट लास्ट बिशंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, और अंत में बिशंबर ने पुलिस की सहायता लिया। यानी बिशंबर जब थक हार गया खोज करके, बच्चा नहीं मिला, तब उसने पुलिस की सहायता लिया। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत पर, ये पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर, दरवाजे पर एक पुलिस की गाड़ी रुकी। बिफोर द हाउस, दरवाजे के सामने। इट वाज स्टिल होना चाहिए था, इट वाज स्टिल रेनिंग, अभी भी बरसात हो रही थी। एंड द स्ट्रीट्स वेयर ऑल फ्लडेड, और सारी गलियां पानी पानी हो गई थी, बाढ़ आ गई थी गलियों में। टू कांस्टेबल ब्रॉट आउट फटिक इन देयर आर्म्स, दो सिपाही फटिक को अपनी बाहों में उठा करके बाहर लाए। एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिशंबर, और उन्होंने उसे बिशंबर के सामने रख दिया। ही वॉज वेट थ्रो फ्रॉम हेड टू फुट, वह सिर से पैर तक भीगा हुआ था। मडी ऑल ओवर, चारों तरफ से कचड़ा लगा हुआ था, कीचड़ लगा हुआ था। हिज फेस एंड आइज फ्लश्ड रेड विथ फीवर, उसका चेहरा और उसकी आंखें बुखार के कारण लाल रंग में परिवर्तित हो गई थीं। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रम्बलिंग, और उसके सारे अंग कांप रहे थे। बिशंबर कैरिड हिम इन हिज आर्म्स, बिशंबर उसे अपनी बाहों में घर के अंदर ले गया। एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट, और अपने महल के अंदरी भाग में, यानी अंदरूनी भाग में ले गया, अपने घर के अंदर वाले भाग में ले गया। व्हेन हिज वाइफ सा हिम, और जब उसकी पत्नी ने उसे देखा, से एक्सक्लेम्ड, तब वह जोर से चिल्लाई, व्हाट ए हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस, यह लड़का हमको कितनी परेशानियां दे डाल रहा है, कितनी परेशानियां दे रहा हमको। हैड नॉट यू बेटर सेंट हिम होम, क्या अच्छा नहीं होगा कि इसको घर ही भेज दिया जाए। फटिक हर्ड हर वर्ड्स, फटिक ने उसके शब्दों को सुन लिया। एंड सॉफ्ट एंड लाउड आउट लाउड, और जोर से चिल्लाया, अंकल मामा आई वॉज जस्ट गोइंग होम, मैं तो घर ही जा रहा था। फटिक कह रहा अपने मामी की बात को सुनकर कि मामा मैं तो घर ही जा रहा था, बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, लेकिन ये लोग मुझे फिर से पकड़ करके ले आए। ये लोग मतलब कौन? ये दोनों सिपाही मुझे फिर से पकड़ करके ले आए, मैं तो घर ही जा रहा था। द फीवर रोज वेरी हाई, बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड ऑल दैट नाइट, और पूरी रात। द बॉय वॉज डेलेरियस, यह लड़का बेहोश रहा। डेलेरियस माने बेहोश, यह लड़का बेहोश रहा। बिशंबर ब्रॉट इन ए डॉक्टर, बिशंबर एक डॉक्टर को बुला ले आए। फटिक ओपनड हिज आइज फ्लश्ड विथ फीवर, फटिक अपने आँखों को बुखार के साथ खोला। एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग, और छत की तरफ देखा। एंड सेड वैकेंटली, और बड़े निराशा के साथ कहा, अंकल मामा जी, हैव द हॉलीडेज कम येट, क्या छुट्टियाँ आ गई हैं? मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ? बिशंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज, बिशंबर अपने खुद की आंखों से अपने आंसुओं को पोंछे। एंड टुक फटिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन, और फटिक के कमज़ोर और जलते हुए हाथों को अपने हाथ में लिए। एंड सैट बाय हिम, और उसकी बगल बैठ गए। थ्रू द नाइट, पूरी रात। बच्चा जब यह पूछा, मामा क्या छुट्टियां आ गई हैं, क्या मैं घर जा सकता हूँ, तो बिशंबर भी रोने लगे और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह अपने आंसुओं को पोंछते हुए उस बालक के जलते हुए तपते हुए हाथ को अपने हाथ में लेकर के उसकी बगल पूरी रात बैठे रहे। द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, लड़का फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। एट लास्ट, अंत में, हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, अंत में उसकी आवाज़ बहुत उत्तेजनात्मक हो गई। मदर, ही क्राइड, वह जोर से चिल्लाए, मम्मी डोंट बीट मी लाइक दैट, मुझे इस तरह से मत पीटो। वह जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी मुझे इस तरह से मत पीटो। मदर, मम्मी आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे इस तरह से मत मारो। ये बच्चा बड़बड़ा रहा है बेहोशी की हालत में। द नेक्स्ट डे फटिक बिकेम कॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम, अगले दिन फटिक कुछ देर के लिए होश में आया। ही टर्नेड हिज आइज डाउन द रूम, अबाउट द रूम, उसने अपनी आंखों को कमरे के चारों ओर घुमाया। एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, जैसे उम्मीद कर रहा था कि कोई आए। एट लास्ट
अंत में विथ एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एक निराशा के भाव के साथ, हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो, उसका सिर तकिए पर लुढ़क गया। ही टर्नड हिज फेस टू द वॉल विथ डीप साई, उसने अपने चेहरे को एक गहरी आह के साथ दीवार की ओर घुमा लिया। बिशंबर न्यू हिज थॉट्स, बिशंबर उसके विचारों को जानता था। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और अपने सिर को झुकाते हुए व्हिस्पर, धीरे से कहा, फटिक, हे फटिक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर, मैंने तुम्हारी मम्मी को बुलवा लिया है। द डे वेंट बाई, दिन बीत गया। द डॉक्टर सेड इन ए ट्रबल वॉइस, डॉक्टर ने एक दुखी आवाज़ में कहा, द बॉयज कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, कि लड़के की दशा बहुत खराब है, बहुत ही दयनीय है। फटिक बिगेन टू क्राई आउट, फटिक फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। बाई द मार्क, इस चिन्ह तक 3 फैथम, 3 फैथम, फैथम एक नापने का पैमाना है। फटिक चिल्ला रहा है, इस निशान तक 3 फैथम, बाई द मार्क 4 फैथम, इस निशान तक 4 फैथम, बाई द मार्क, इस निशान तक। ही हैड हर्ड द सेलर ऑन द रिवर स्ट्रीमिंग सेलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम लाइन, वह मछुआरों को सुना था जब वो अपने गांव रहता था, तो वह मछुआरों को सुना था जब वह नदी में स्टीमर पर बैठते रहते थे और साहुल, प्लम लाइन होता है साहुल, साहुल के सहारे जब वो गहराई नापा करते थे नदी की, तो उनको चिल्लाते हुए सुना करता था। वही लाइन दोहरा रहा है कि इस निशान तक 4 फैथम, इस निशान तक 3 फैथम, इस निशान तक 5 फैथम। नाउ ही वाज हिमसेल्फ प्लम्बिंग द अनफैथेबल सी, अब वह स्वयं उस अथाह महासागर को नाप रहा था, उसकी गहराई को नाप रहा था। लेटर इन द डे फटिक्स मदर ब्रस्ट इनटू द रूम, उसी दिन थोड़ी देर के बाद फटिक की माताजी कमरे में हाजिर हुई। लाइक ए व्हिर्ल विंड, बवंडर की तरह, जैसे कोई बवंडर होता है, चक्रवात होता है, एक चक्रवात, इन बाउंडर की तरह वो कमरे में हाजिर हुई। एंड बिगेन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, और इधर से उधर वो उछलने लगी। एंड मोन, और सिसकने लगी। एंड क्राई इन ए लाउड वॉइस, और ज़ोरदार तरीके में रोने लगी, विलाप करने लगी। बिशंबर ट्राई टू काम हर एजिटेशन, बिशंबर ने उनके उत्तेजना को शांत करने का प्रयास किया। बट सी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड एंड क्राइड, लेकिन वो खुद को बेड पर गिरा ली। एंड क्राइड, और चिल्लाई, फटिक माई डार्लिंग, हे फटिक, मेरे प्रिय, मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, वो चिल्लाने लगी। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मोमेंट्स फॉर ए मोमेंट, फटिक एक मोमेंट के लिए अपने, फटिक एक मोमेंट के लिए, यानी एक क्षण के लिए, एक पल के लिए अपने बेचैनी को बंद कर दिया। ये ना कहाँ गया, हाँ। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मोमेंट फॉर ए मोमेंट, फटिक अपने बेचैन हरकतों को एक पल के लिए रोक लिया। हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, उसके हाथ ऊपर और नीचे गिरना बंद हो गए। he said आह, उसने कहा आह। द मदर क्राइड अगेन, और माता जी फिर से चिल्लाई, फटिक माई डार्लिंग, फटिक मेरे प्रिय, मेरे बाबू, मेरे बेटा, वो चिल्लाने लगी। फटिक वेरी स्लोली टर्नड हिज हेड, फटिक ने बहुत धीरे से अपने सिर को घुमाया। एंड विदाउट सीइंग एनीबडी, और बिना किसी को देखे, सेड, कहा, मदर द हॉलीडेज हैव कम, मम्मी छुट्टियां आ गई हैं। कहानी बच्चों ही पर एंड हो जाती है। इस अंतिम लाइन में यह दिखाया गया है कि फटिक मर गया। फटिक इस दुख को सहते सहते, संघर्ष को सहते सहते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह अपने माता को देखने के पश्चात ही स्वर्ग सिधार गया। तो बच्चों, आपने ये बहुत ही मार्मिक कहानी का अध्ययन किया, जिसमें ये बताया गया कि हमें कभी भी अपने बच्चों से ऊब कर उन्हें अपने से दूर नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसे माहौल में नहीं भेजना चाहिए जहां वे अपने आप को एडजस्ट ना कर सकें। लेकिन कुछ पेरेंट्स, अपने माता पिता, कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वह अपने जिम्मेदारियों से बचने के लिए बच्चों की शरारतों से उब करके वह अपने बच्चों को अन्यत्र भेज देते हैं। ये बहुत गलत बात है।
इन चीज़ों से हर पेरेंट्स को बचना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये पाठ आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। तो अब अगले वीडियो में हम आपके इस पाठ के प्रश्नोत्तर और व्याख्या के साथ हाजिर होंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद।